Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं थर्मल रेगुलेशन इन मैमल्स, स्पेशली द प्लेसेंटल मैमल्स जिनको हम यूथीरिया के नाम से जानते हैं और इन्हीं में ह्यूमंस को भी शुमार किया जाता है. डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. The topic is thermoregulation in mammals. All right, our main focus eutheria or eutheria may be humans. All right students, सबसे पहली बात जहां से हम आगाज करने जा रहे हैं, वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. यूथीरियंस जो हैं बेसिकली ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं और प्लेसेंटा बन जाना ये टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक एडेप्टेशन अल्लाह ताला ने हमें दे दी हुई है. अब स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो जितने भी पिछले कॉर्डेट्स वगैरह हम पढ़ के आए हैं या इनवर्टिब्रेट्स पढ़ के आए हैं, उनके अंदर बहुत सारी एडेप्टेशंस हमें नजर आती हैं कि जो उनको थर्मोरेगुलेट करने के एतबार से सक्सेसफुल बना रही हैं ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. लेकिन mammals are the most diverse और most successful type of chordates. तो इनको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स अपने अंदर डेवलप किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहली चीज they are endotherms. All right, so they can generate their own body heat. Endotherms, इसका मतलब ये है कि जो एडेप्टेशन या जो प्रॉपर्टी इनके पास मौजूद है उसको हम कहेंगे एंडोथर्मी. ऑलराइट, अब इससे क्या मुराद है कि ये तमाम जानदार अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू खुद से हीट प्रोड्यूस करने के काबिल हैं. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बाहर का दर्जा हरारत तो फ्लक्चुएट करता रहता है. उस फ्लक्चुएशन के लिहाज से या तो ये हीट गेन कर रहे होंगे या ये हीट लॉस कर रहे होंगे ताकि इंटरनल सिस्टम को एक स्पेसिफिक रेंज में सेट करके रखा जा सके. और जो रेंज यहां पे हमने याद रखनी है दैट इज 36 डिग्रीज टू 38 डिग्रीज सेल्सियस. ऑलराइट, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे. एंडोथर्म्स कैन जनरेट देयर ओन body heat by metabolic processes. All right, फिर उसके बाद they tend to regulate body temperatures within a narrow range, and that is 36 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. All right, फिर इसी के साथ regulation of heat is also achieved by heat gain or heat loss. All right, अब इससे हमें ये पता चलता है कि एंडोथर्म्स अपनी बॉडी के अंदर खुद मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जरिए बाय प्रोडक्ट के तौर पे हीट को पैदा कर रहे हैं. लेकिन हीट पैदा होने के बावजूद समटाइम्स ये भी पॉसिबल है कि बॉडी के अंदर दर्जा हरारत जो है वो सराउंडिंग्स के निस्बत कम हो जाए. उस सूरत में तो ये हीट बहुत ज्यादा करामद होगी. लेकिन ये भी मुमकिन है कि बाज़ औक़ात बॉडी के अंदर हीट की पैदावार बढ़ जाए, तो बढ़ जाने की सूरत में फिर उस हीट को खारिज करना भी जरूरी है. तो इस तरह से लिविंग सिस्टम्स में ये जो मैमल्स हैं ये अपने अंदर के दर्जा हरारत को बरकरार रखने की कोशिश करते रहते हैं, जिसको हम कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं. ऑलराइट, फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स दो स्ट्रेटजीज जो सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज हमें यहाँ पे नजर आती हैं वो कौन कौन सी हैं कि अगर इनको हीट प्रोड्यूस करनी पड़ रही है तो कौन कौन से अमल हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनके जरिए ये हीट को जनरेट कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज shivering thermogenesis. अब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को अगर हम आसान अल्फाज में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं
heat production by contraction of muscles. All right, contraction and relaxation both. फिर इसके साथ हम एक और पॉइंट का इजाफा कर लेते हैं. It is a response to early hypothermia. जी स्टूडेंट्स, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम यूं देखेंगे कि बाज़ औक़ात आपकी बॉडी के ऊपर अचानक अगर ठंडक का एहसास होना शुरू हो जाए, आपके कोल्ड रिसेप्टर्स आपको ये बताएं कि बाहर का दर्जा हरारत आपकी बॉडी की निस्बत बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो उस सूरत में फौरन आपके दांत बचना शुरू हो जाते हैं या पूरी बॉडी के किसी हिस्से में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है. तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस स्टार्ट करना चाह रही है. ऑलराइट, और थर्मोजेनेसिस क्या है? हीट प्रोडक्शन. इससे क्या किया जाएगा कि मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे. एटीपीज जो कि हमारी केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इसके साथ ही साथ एज अ बाय प्रोडक्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो हीट प्रोड्यूस होगी, आपका कोर बॉडी टेम्परेचर फिर 37 डिग्रीज के अराउंड मेंटेन कर लिया जाएगा, एंड दिस इज द थर्मोरेगुलेशन. ऑलराइट, तो ये आखिरी बात मैं यहां पे फिर लिख देता हूं. ATPs are transformed to kinetic energy. All right, kinetic energy, contraction and relaxation of muscles के लिए. And heat is produced as a byproduct, जिससे जिस्म को गर्म रख लिया जाएगा. All right students, फिर इसके साथ ही साथ ये तो होगी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात. इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ तरीके ऐसे भी हैं कि जहां पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करवाया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद बॉडी के अंदर दर्जा हरारत बढ़ाया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. सो द सेकंड पार्ट विल बी नॉन शिवरिंग thermogenesis. Non-shivering thermogenesis के लिए now we are completely relying on the metabolic process. अब जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं वो सारे के सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके हार्मोन्स और आपका नर्वस सिस्टम. ऑलराइट, तो हाइपोथैलेमस आपका थर्मोस्टेट है, और अगर यहाँ पे ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर लिया जाए जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के साथ इन्वॉल्व हैं, तो वहां पे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस के जरिए दोबारा से हीट को जनरेट करवाया जा सकता है. बिल्कुल उसी तरह के जैसे आप जो खाना खा चुके होते हैं उस खाने को ऑक्सीडाइज करना मकसूद होता है. इसका मतलब यह है कि उस खाने को अब तोड़ना है और उसमें से एनर्जी खारिज करवानी है. तो वो एनर्जी खारिज करवाने के लिए आपका थायराइड ग्लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. थायराइड ग्लैंड is involved in regulating heat production through metabolic reactions. All right, फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऑब्जर्व की गई बैट्स के अंदर और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी नजर आती है, और वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ द ब्राउन फैट. अब आपके जहन में एक सवाल तो आना चाहिए कि ब्राउन फैट और जो नॉर्मली फैट जिसको हम जानते हैं इसमें क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा, जो व्हाइट फैट है तो ये भी फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल, लेकिन ब्राउन फैट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद और मिकदार ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउनिश हो जाता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है दिस इज ब्राउन फैट. एट द सेम टाइम ब्राउन फैट को हम ये कहते हैं कि हाई एनर्जी यील्डिंग फैट. बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है कि पहले नंबर पे तो इसको ब्लड वेसल्स की बहुत ज्यादा सप्लाई दी जाती है, फिर उसके साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया फैट सेल्स के अंदर मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं?
इन फैट्स के जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, ब्राउन फैट के अंदर जो लिपिड ड्रॉपलेट्स का साइज है वो निस्बतन व्हाइट फैट्स की निस्बत बड़ा होता है। ऑलराइट, तो वो जो बड़े साइज के ड्रॉपलेट्स हैं उनको एंटर किया जा रहा है सेल्स के अंदर, वहां पे उनको डिफरेंट रिएक्शन से गुजारते हुए कन्वर्ट किया जाता है इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, और ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स देन एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया फिर इनको तोड़ के फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के थ्रू अगेन एटीपी प्रोड्यूस करवा रहा है। और उसके साथ ही साथ बाज़-औक़ात एक और प्रोसेस जिसको हम कहते हैं नॉन कपलिंग प्रोटीन रिएक्शन, उसके या अनकपल्ड प्रोटीन रिएक्शन भी उसको कहा जाता है, उसके जरिए भी हीट प्रोडक्शन करवा रहा है। तो इन दोनों सूरतों में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन्वॉल्व नहीं, लेकिन हीट जनरेट हो गई। दैट्स व्हाई द प्रेजेंस ऑफ द ब्राउन फैट इज आल्सो इन्वॉल्व विद नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसके जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको अगर हम लिख लें, सो द फर्स्ट थिंग विल बी it has high number of mitochondria, all right, then extensive supply of blood, all right, then through several reactions lipid droplets are broken down to triglycerides and then fatty acids. Fatty acids are metabolized within mitochondria for what? For heat production. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के लिए आप याद रखेंगे। फिर इसके साथ ही साथ ये भी मुमकिन है कि शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस वाले केस में अगर कभी बॉडी जरूरत से ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर ले, जो कि कोर बॉडी टेम्परेचर को राइज करना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इस इजाफी हीट से छुटकारा हासिल करना है। तो जब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है नाउ इट इज द टाइम टू डिसिपेट हीट। और हीट डिसिपेशन के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 2 पॉइंट्स आपके जहन में जरूर रहने चाहिए। इन केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या किया जाता है? Heat is dissipated by evaporative cooling, all right, और दूसरे नंबर पे vasodilation near skin surface, all right। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं skin has also adapted as an organ of thermoregulation। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि अगर बॉडी के अंदर हीट ज्यादा पैदा हो रही है या कम पैदा हो रही है, तो बॉडी फौरन उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। किस तरह से? हीट गेन और हीट लॉस की सूरत में। तो जब ओवर प्रोडक्शन हो रही है हीट की, तो इसका मतलब है नाउ इट इज द टाइम टू डिसिपेट, उस हीट को खारिज किया जाए। तो खारिज करने के लिए क्या किया जाता है कि सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जो आपके स्किन के करीब हैं, वहां पे डायलेशन कर दी जाती है, यानी ब्लड वेसल्स को फैला दिया जाएगा। उसकी वजह से जब ब्लड आएगा तो अंदर से जो हीट लेके आ रहा है
उसको स्किन के जरिए बाहर खारिज कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या किया जाता है, आपके स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे ही स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे तो फौरी तौर पे एवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से जो बाकी का ब्लड है और जो स्किन है उसको कूल डाउन कर लिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये किस केस में है, फॉर द ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट। इसके बाद जो स्ट्रेटजीज हमने पढ़नी है दैट इज फॉर द थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड एंड वार्म टेम्परेचर्स। ऑलराइट, तो इनको भी हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। रेगुलेशन यानी कि थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर जी स्टूडेंट्स, जब दर्जा हरारत कम होता हुआ नजर आए तो उस सूरत में सबसे पहले नंबर पे तो दो एडेप्टेशंस पॉसिबल हैं जो फौरी तौर पे बॉडी अपने अंदर पैदा कर रही है। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज वेसोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स को कुछ जगहों पे कंस्ट्रिक्ट कर लिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। इसी तरह वेसोडाइलेशन, बॉडी में कुछ जगहों पे ब्लड वेसल्स को फैला के रख लिया जाए। ऑलराइट, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने से ताल्लुक रखती है कि किसी भी दिन स्टूडेंट्स अगर बहुत ज्यादा ठंडक है सराउंडिंग्स में या एनवायरनमेंट के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के जो टर्मिनल्स हैं, खासतौर पे फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, या जिनको हम अपर लिम्स और लोअर लिम्स भी कहते हैं, बाजू और टांगे, यहां पे दर्जा हरारत कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द सेंट्रल पार्ट जिसको हम ट्रंक कहते हैं। ऑलराइट, यानी धड़ वाले हिस्से का दर्जा हरारत जो है वो हाई होगा एज कंपेयर टू द टर्मिनल्स जो आपके हाथ और पांव हैं उनके निस्बत। यहां पे क्या किया जा रहा होता है कि बाय अचीविंग वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन इन सर्टेन पार्ट्स क्या किया जाता है, कुछ जगहों पे वार्म ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया जाता है और कुछ जगहों पे वार्म ब्लड का फ्लो कम कर दिया जाता है ताकि कहीं इंटरनल हीट जाया ना हो जाए और कहीं ह्यूमन बॉडी हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में एंटर ना हो जाए। ऑलराइट, तो इस बात को मैं यहां पे लिख भी रहा हूं आपके लिए। On a cool day, the temperature of arms and legs, yani forelimbs or hind limbs, is low as compared to trunk. All right, फिर इसके साथ ही साथ हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। तो उसमें स्टूडेंट्स हम जो जो एनिमल्स यहाँ पे याद रखेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास हैं टेरेस्ट्रियल मैमल्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम अपनी बात करें अगर स्पेसिफिकली ह्यूमंस की। ऑलराइट, एंड देन द मरीन मैमल्स। तो ये तीन ग्रुप्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले नंबर पे जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स हमें नजर आ रहे हैं, इनके अंदर हमें पता चलता है कि इंसानों के अलावा कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं कि जिनकी बॉडी के ऊपर डेंस फर मौजूद होती है। ऑलराइट, तो ये क्या करते हैं, फर के अंदर हवा की एक इंसुलेटिंग लेयर बना लेते हैं जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल टेम्परेचर या बाहर चलने वाली कूल ब्रीज है उसमें और स्किन के दरमियान एक इंसुलेशन आ जाती है। इस इंसुलेशन की वजह से ना तो बॉडी बाहर की जानिब हीट खारिज कर रही है और ना ही बाहर से ठंडक जो है वो स्किन को डिस्टर्ब कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास फर है, दे आर यूजिंग द एयर ब्लैंकेट एज द इंसुलेटर। ऑलराइट, सो दे हैव फर used as trapping, और used for कर लेते हैं इसको, used for trapping air to make insulation. Alright, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर एक बारीक सी फैट्स की लेयर नजर आती है जस्ट बीनीथ द स्किन, और ये ही हमारे लिए सारे का सारा काम कर रही है कि इसी ने अंदर की हीट को रोकने के लिए इंसुलेटर का काम करना है ताकि कहीं अंदर की हीट बाहर खारिज ना हो जाए। कुछ लोगों में ये फैट की लेयर बड़ी या मोटी भी नजर आ सकती है और कुछ लोगों के अंदर जो कि स्किनी है उनमें फैट की लेयर बहुत ज्यादा थिन हो सकती है। सो इन केस ऑफ ह्यूमंस, फैट
layer beneath the skin. ऑलराइट, और अब आ जाए मेरीन मैमल्स की जानिब। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम वेल्स और सील्स को जरूर याद रखेंगे। इनकी स्किन के नीचे 1-2 से लेके 9 या 10-10 इंच तक मोटी लेयर नजर आती है हमें फैट्स की, दैट इज स्पेसिफिकली नोन एज ब्लबर। ऑलराइट, जो रीच वगैरह, बियर वगैरह होते हैं, पोलर बियर स्पेशली, उनके अंदर भी ब्लबर की टर्म ही यूज की जाती है, ब्लबर। एंड व्हाट इज इट? thick insulation of fat. All right, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में है? एमसीक्यूज के लिए नाम भी याद रखिएगा, whale and seals. All right स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर्स वाले केस में, कि हमारे पास अगर 3 ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, तो इन तीनों ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिक एडेप्टेशंस हमें नजर आ रही हैं। फिर उसके बाद अगर हम वार्म टेम्परेचर की बात करें, यानी कि जब बॉडी का दर्जा हरारत पहले ही मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है और सराउंडिंग्स का दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है, तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा? थर्मोरेगुलेशन इन वार्म टेम्परेचर वाले केस में अगेन द स्वेटिंग विल बी द मेन टूल। ऑलराइट, thermoregulation in warm temperature। जी स्टूडेंट्स, जब दर्जा हरारत बढ़ रहा है और स्पेसिफिकली जब बॉडी का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, तो उस सूरत में फोर एंड स्वेटिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। फिर उसके साथ ही साथ ब्लड वेसल्स नियर द स्किन, दे विल गेट मोर ब्लड सप्लाई ताकि हीट को डिसिपेट किया जा सके। और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमें नजर आती है स्पेशली इन डॉग्स, दैट इज नोन एज पेंटिंग। ऑलराइट, इसको हम रेस्पिरेटरी एवेपोरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इनके लंग्स और इनका मुंह वाला पार्ट जो है दैट इज मोर अडेप्टिव फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग। यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता चलूं, और वो ये कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि डॉग्स वगैरह की स्वेटिंग नहीं होती। ऑलराइट, तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इनमें आमतौर पे जो इनके पंजे हैं उनकी निचली साइड पे जो पैड्स मौजूद होते हैं वहां पे स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं, लेकिन वो स्वेट ग्लैंड्स इस काबिल नहीं कि पूरी बॉडी की थर्मोरेगुलेशन करवा सकें। तो इस वजह से डॉग्स क्या करते हैं, जुबान बाहर निकालते हैं, फिर उसको फैला लेते हैं, और इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिच सप्लाई है ब्लड वेसल्स की, जो अंदर से वार्म ब्लड लेके आ रहे हैं और हीट डिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ सलाइवा की वजह से एवेपोरेटिव कूलिंग हो रही है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो ये मुंह के थ्रू कर रहे हैं, दिस इज नोन एज पेंटिंग। ऑलराइट, फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि बैट्स में ये देखा गया है कि दे टेक अ यूरिन बैथ, यानी कि अपने ही पेशाब से खुद ही नहाना शुरू कर देते हैं। और ये भी बेसिकली एक थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजी है कि ये भी ये काम कर रहे हैं, सलाइवा अपने मुंह के ऊपर मल लेना और उसकी वजह से एवेपोरेटिव कूलिंग कर लेना, या फिर ये भी पॉसिबल है चूंकि ये उल्टे लटके हुए होते हैं, यूरिनेट करते हैं अपनी पूरी बॉडी के ऊपर और उसी की एवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से अपनी पूरी बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करते रहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स व्हेन द ऑर्गेनिजम्स दे आर ट्राइंग टू थर्मोरेगुलेट इन वार्म टेम्परेचर्स। ये बात याद रखिएगा जरूर, मैं सिर्फ यहां पे कैप्शंस आपके लिए लिख रहा हूं। द फर्स्ट थिंग इज sweating, all right, then is panting in dogs to be more specific, all right, and urine bath and through saliva production in bats। all right students, यहीं पे आज के सेशन को खत्म कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।